हाय एवरीवन। तो आज हम मैथमेटिक्स सीटेट पेपर 1 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की जो साइड है वो है s। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी s कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब एक रेक्टेंगल है जिसकी सेम विड्थ है जैसे कि स्क्वायर की थी। मतलब ये एक रेक्टेंगल है, विड्थ का मतलब होता है कि उसकी चौड़ाई। तो ये जो चौड़ाई है वो उतनी ही है जितनी स्क्वायर की थी। स्क्वायर की कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ डबल इट्स विड्थ। अब जो रेक्टेंगल की लेंथ है मतलब लंबाई जो है वो इससे 2 गुना है। तो मतलब 5 इंटू 2 10, 5 का 2 गुना 10 ही होगा ना, तो 10 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका एरिया बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारी ऑप्शन 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ए एंड आर दिस एंड द रेक्टेंगुलर बॉक्स बी आर दिस। तो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक ए बॉक्स है एक बी बॉक्स है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देख लेते हैं, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो फर्स्ट बॉक्स की जो लेंथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 18 है और जो हाइट है वो 15 है। नेक्स्ट बॉक्स बी की जो लेंथ है वो हमारे पास ये रही ऊपर पहले दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज़ हाउ मैनी टाइम्स। वो कहना चाहते हैं कि बॉक्स ए का जो वॉल्यूम है वो बॉक्स बी से कितने ज़्यादा गुना है। टाइम्स का मतलब होता है कि कितने गुना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स निकाल लेंगे, वो कितना है 20 इंटू 18 इंटू 15। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना ध्यान से करना है। ध्यान से मतलब कि इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर दो बॉक्स का सिर्फ हमें वॉल्यूम का रिलेशन ही पूछा हुआ है तो कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना पूरा का पूरा, इसको ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ बी क्या होगा 18 इंटू 12 इंटू 5। अब जब भी पूछा हो कि वॉल्यूम ए कितने टाइम्स वॉल्यूम बी होगा तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 18 से 18 कट हो जाएगा, ये 5 एक पे जाएगा, ये 5 4, ये 5 4 ज़ा 20 होता है। नेक्स्ट ये 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, 4 से 4 कट हो गया। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बी। तो मतलब ए बॉक्स का जो वॉल्यूम था वो 5 गुना ज़्यादा था किससे, वॉल्यूम ऑफ बी से। तो हमारी ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो हमें फॉल्स बताना है। पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होएगा 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10, लेंथ कितनी दी हुई है 10 और ब्रेड्थ दी हुई है 0.1 मीटर। अब ये क्वेश्चन कई बच्चे बोलेंगे कि ये ही गलत है, लेकिन देखो ध्यान से ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब ये 10 सेंटीमीटर है और साथ में ब्रेड्थ दी हुई है 0.1 मीटर। हमें तो दोनों चीज़ें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, ये भी कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये ऑप्शन वैसे सही है लेकिन क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर तो 1 मीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 1/100 मीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होंगे? 0.05 मीटर। तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 + 0.05 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.05 मीटर। लेकिन हमें तो ऑप्शन में 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत होगी, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन क्या होगी? सही होगी। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम और भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। ये क्या दिया हुआ है? 0.40 इज सेम एज 0.4। बिल्कुल सही है कि चाहे आप 0.4 लिखो, चाहे आप 0.40 लिखो, चाहे आप एक ज़ीरो और लगा दो, पॉइंट के बाद ज़ीरो का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। नेक्स्ट है ₹3/4 इज इक्वल टू ₹0.75। ये फाइंड करके देख लेते हैं। 3/4 को हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, पैसे ही निकालने हैं ना हमने, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? 4 1 पे, ये 2 5 पे, तो 0.75 रुपीज़ आ जाएंगे ये हमारे पास। तो ये भी सही है। तो हमारी जो क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही है वो होगी ये वाली, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़ एंड 1 kg एप्पल। मतलब दो चीज़ों की कॉस्ट दी हुई है, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑरेंज और यहाँ पे लिख लेते हैं एप्पल। तो इसके 1 ऑरेंज की कॉस्ट हमें दी हुई है 5.5। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 + हाफ। और यहाँ पे 1 kg एप्पल की कॉस्ट दी हुई है हमें ₹80। नेक्स्ट देखो वो खरीदता कितने, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंजेस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डजन, एक डजन, 1 डजन में कितने आइटम्स होती हैं हमारे पास? 12। तो 1.5 मतलब एक डजन तो लेना ही लेना है, साथ में हाफ डजन भी लेना है। हाफ डजन मतलब 6 आइटम्स। तो टोटल कितनी आइटम्स होगी? 12 + 6 18 आइटम्स। मतलब उस जिसने भी कॉस्ट पूछी है उसने 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट पूछी है। तो 18 ऑरेंज कितने के आएंगे? 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + हाफ से, तो 18 5 कितना होता है? 90। 18 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 9। तो ऑरेंजेस की कॉस्ट तो 99 रुपीज़ आ गई। अब वो एप्पल कितने खरीदता है? 1 kg एप्पल एंड 3/4 kg एप्पल। मतलब एक तो 1 kg एप्पल उसने खरीदे ही खरीदे, मतलब 80 रुपीज़ तो उसके बनते ही हैं। 3/4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होएगी? 80 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 पे, ये 20 पे, तो ये कितना आ गया? 60। मतलब 80 में 60 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 140। 140 रुपये के उसको एप्पल पड़ेंगे और 99 रुपीज़ के उसको ऑरेंज पड़ेंगे। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 9 3 एंड 2 239। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज़। तो प्लेस वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 070560, तो ये हमेशा प्लेस वैल्यू जो है वो पीछे से देखते हैं। तो ये होता है 1s प्लेस, ये होता है 10s प्लेस, ये होता है हमारे पास 100s, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये है हमारे पास 1000। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है? 10,000। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे किस किस की प्लेस वैल्यू पूछी है? 5 और 6 की। तो जब भी आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है, एक तो वो नंबर को खुद लिखना है पहले। जैसे ये 6 है तो 6, इसका प्लेस कितना है? 10, तो मतलब एक ज़ीरो लगा दो। नेक्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है, पहले हम इसका क्या लिखेंगे? वो वाला नंबर लिखेंगे। फिर 100 है
तो 100 के लिए हम कितनी ज़ीरोस लगाते हैं, 2 ज़ीरोस लगाते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होएगी, गुना क्या होगा। तो 0 0 3 ज़ीरोस तो यही आ गई, 6 5 ज़ार कितना होता है 30, तो ये इसका 30 लगा देंगे, तो 3000 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when this number is divided by 43। अब 43 एक प्राइम नंबर है, इसके लिए कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि हम बोलेंगे शॉर्टकट से फाइंड कर देंगे। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कोशेंट क्या होगा। अब कोशेंट क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर लिखते हैं ना, वो कोशेंट होता है। तो इसमें हमें कोशेंट बताना है। पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो हमारे पास नंबर है 30100301। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना जिसमें बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड लगा लिया करो, चेक कर लिया करो कि आपने नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा। तो इसको 43 से डिवाइड करना है। तो 43 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 के टेबल पे जाएगा। 7 3 ज़ार 1, 7 4 ज़ार 28 और 2 30। तो ये फर्स्ट चला गया 301, ये तो पूरा पूरा चला गया, ऊपर 7 आ गया। अब जब हम 0 को नीचे उतारेंगे, ये 43 इस पे नहीं जा रहा तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। फिर 3 को नीचे उतारेंगे, फिर नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। फिर इस 0 को नीचे उतारेंगे तो अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे इस 1 को नीचे उतारेंगे, दोबारा 7 पे चला जाएगा तो 301 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 70,007। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, 70,007। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, हमें क्या माइनस करना है किस में से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। देखो अब इस नंबर का प्रोडक्ट में से कुछ माइनस करना है, तो अगर तो आप इसको सीधा सीधा प्रोडक्ट करोगे जैसे हम छोटे होते करते थे ऐसे वाला, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 101 को मैं लिख दूँ 100 + 1, तो इसका मतलब हो गया कि पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को। ये मैं समझा रही हूँ आपको तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसी मेथड को यूज़ करके वहाँ पे करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1003। तो ये आ गया हमारे पास 101303। तो इस नंबर में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें ये मिल जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो दो नंबर दिए होते हैं उन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 1 1 3 0 0 3। यहाँ पे जब इसको हम माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे फिर 10, 10 में से 3 गए 7, इसको कैरी दिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 2790। आप इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो इस नंबर में ये वाला नंबर प्लस करके, तो वो सेम ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट दिया मतलब कई बार स्मॉलेस्ट लिख देते हैं, कई बार वो लीस्ट लिख देते हैं, मतलब हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। तो ये पहले 2 के टेबल पे जाएगा 18 30, फिर उसके बाद 2 के टेबल पे जाएगा 9 15, फिर ये 3 के टेबल पे जा रहा है 3 5। अब जब भी लास्ट पे आपके दो प्राइम नंबर्स आ जाए तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 5 3 ज़ार 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 और ये 3 2 ज़ार 6 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 180। अब उसको हमें डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। बिगेस्ट देखो, बिगेस्ट मतलब वही हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। अब इन दोनों का HCF निकालना है।
आपने ये मेथड देखा होगा एचसीएफ का, ये सबसे फास्ट होता है मेथड जब भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना होता है। अब हमें 45 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 18 2 ज़ार 36, यहाँ पे 9। जब हम ये करते हैं ना डिवाइड वाला, तो फिर जब रिमाइंडर आ जाता है फिर इस रिमाइंडर को इससे डिवाइड करना होता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो हमारा एचसीएफ यही वाला नंबर होता है जो लास्ट बार किया था। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 9। अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो कर देते हैं। 180 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ार 9, 9 20 ज़ार 180। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 10 टेंस, 11 हंड्रेड्स और 12 वंस क्या बनेंगे। तो 10 टेंस का मतलब है कि 10 तो लगाना ही लगाना है। 10 के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ज़ीरो, तो ज़ीरो लगा दी। 11 तो लगाना ही लगाना है, और 100 के लिए क्या लगाते हैं, 2 ज़ीरो, तो लगा दी। 12 वंस का मतलब होता है कि 12 ही है वो, तो पीछे 12 लगा देंगे। इन सबको प्लस करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 1, तो 1212 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ 42 बताने हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। जब भी किसी के फैक्टर्स पूछे हो ना, तो सबसे पहले आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 42 है तो पहले ये 2 पे जा रहा है तो 21, फिर ये 3 पे जा रहा है तो 3 7 और ये 7 1 पे। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आगे देखो, इसकी 2 की पावर क्या है 1, 3 की पावर क्या है 1, 7 की पावर क्या है 1। जब भी आपको फैक्टर्स देखने हैं तो फैक्टर्स देखने के लिए आप क्या करो, इन पावर में 1 1 1 प्लस करते जाओ। जैसे 1 है तो 1 + 1, फिर ये 1 है तो 1 + 1, फिर ये 1 है तो 1 + 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 2 2 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो मतलब इसके 8 फैक्टर्स हैं। आप इसको ना 42 के फैक्टर्स बना के भी देख सकते हो। फैक्टर्स कैसे बना के देखते हैं, जैसे 2 21, तो ये 2 फैक्टर हो गए। और कैसे बना के देखेंगे, जैसे 3 के टेबल पे भी जाता है ये, तो 3 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 से सॉरी, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। तो ऐसे करके आप फैक्टर्स बना के भी देख सकते हो और ये एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके आप और क्वेश्चंस करोगे तो ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नंबर को जब आप 12 से डिवाइड करते हो और इस नंबर को जब आप 11 से डिवाइड करते हो, तो उन दोनों के रिमाइंडर्स का डिफरेंस क्या आता है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 4 8 8 को हमें 12 से डिवाइड करना है, तो 12 2 ज़ार 24, तो ये आ जाएगा 10, और 8 को नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे आ गया 9, तो 108 पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 8 नीचे, तो ये आ गया हमारे पास एक रिमाइंडर, ठीक है, R1। दूसरा, जब हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 2 ज़ार 22, नीचे 2 बचेगा, ये 7 को नीचे उतारेंगे, 11 2 ज़ार 22, फिर ये 5 बचेगा, 8 को नीचे उतार लिया, फिर 11 5 ज़ार 55, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 3, दोनों को माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी उन्होंने पूछा उनका माइनस करके आंसर क्या आता है। तो 8 को 3 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस वाला है कि अगर हम 14 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस लेते हैं और इतना हम कैरेट जूस लेते हैं, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐसे जैसे मिक्स सा कर देते हैं, ठीक है। फिर इस मिक्सचर से हम बॉटल्स फिल करते हैं ऐसे करके। तो कितनी बॉटल्स फिल की, 15 बॉटल्स फिल की, और कितने कितने लीटर की थी, 1.5 लीटर की, 1.5। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा मिक्सचर टोटल कितना बना है। तो 14 पॉइंट लगा लेते हैं ना यहाँ पे, 280, 18 लीटर एंड 830 मिलीलीटर। तो ये कितना आ गया 0 1, यहाँ पे 1 कैरी, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा,
यहाँ पे फिर 1 कैरी, तो 13, 1 2 3, तो ये बन गया हमारे पास जो टोटल मिक्सचर है। ठीक है, अब 15 बॉटल्स हैं और हर बॉटल की क्वांटिटी कितनी है 1.5 लीटर। तो बॉटल्स में कितना फिल किया उन्होंने, 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये देखो इसका स्क्वायर ही है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देंगे। तो 22.5 लिखो या 22.500 लिखो, बात सेम ही है। तो इतना बॉटल्स में फिल कर दिया। अब हमें बताना है कि कितना बच गया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 22.500, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, और ये 3 में से 2 गए 1। तो इतने 10 लीटर 610 मिलीलीटर हमारे पास जूस बच जाएगा। तो ऑप्शन है ये वाली, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स। वो पूछ रहे हैं कि 6 आवर्स में जितने नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं, सेकेंड्स कितने होंगे। देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो इसमें सेकेंड्स कितने होंगे। अब मिनट्स का भी आगे मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट्स में 6 सेकेंड्स निकालने के लिए हम इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 6 आवर को जब हम चेंज करेंगे तो एक तो 6 आवर को पहले मिनट्स में किया तो 60 आ गया, फिर इस मिनट को दोबारा सेकेंड्स में किया तो फिर 60 आ गया। इसको एक बार ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि 4, ये ध्यान से करना है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कितने मिनट होंगे जो नीचे ऑप्शंस गिवन है। तो 4 डेज में कितने मिनट्स होंगे। देखो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो 1 डे में मिनट्स कितने होंगे, 1 डे में मिनट्स होंगे 24 को हमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 डेज है हमारे पास, इसमें मिनट्स देखते हैं कितने होंगे। पहले तो डेज से हम क्या बनाएंगे आवर्स, तो 24, फिर आवर्स से हम क्या बनाएंगे मिनट्स, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें तो इसमें देखो 2 जीरोस आ रही है ना, और इसमें नहीं आ रही, तो ऑप्शन 1 तो हमारी गई वैसे। इन क्वेश्चंस को ना ऑप्शंस को डिलीट करके करना होता है। अगर आप सारा सॉल्व करने बैठ के ना तो टाइम लग जाएगा आपको। अब 10 डेज का देखते हैं। 10 डेज में मिनट्स देखो, 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आवर्स निकालने हैं, फिर यहाँ पे आवर्स को मिनट्स में करेंगे तो 60। चलो 2 जीरोस तो आ गई, लेकिन हमारे पास 36 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो ये भी गलत, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 15 डेज को चेंज करना है। 15 को डेज को चेंज करेंगे तो 24, आवर्स को चेंज करेंगे तो 60। तो ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 24 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 6 इंटू 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 4 ज़ार क्या हो जाएगा 60, और ये 6 इंटू 60, देखो सेम सेम बन रहा है ना, 6 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 6 इंटू 60, तो ये दोनों सेम आ गए। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऑब्जर्व करके देख लिया करो। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शंस कट करके करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।